जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बातें करने वाले हैं बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है हम लोगों का डीएनए। डीएनए को हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसे न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। गाइस, यह कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो कोशिका होता है उसके केंद्र में केवल डीएनए ही पाया जाता है, उसमें आरएनए भी पाया जाता है। तो हम लोग आरएनए व डीएनए को भी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। गाइस, न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो डीएनए होता है यह कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब गाइस, हम लोग जान गए डीएनए को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि डीएनए का जो डीएनए का सर्वप्रथम अवलोकन वो अलग बात है, इसके बारे में उसका डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया वो अलग क्वेश्चन है। तो गाइस, जो डीएनए का सर्वप्रथम अवलोकन किए थे कार्लसबर्ग जी किए थे। डीएनए को सर्वप्रथम देखे कार्लसबर्ग, इसके पश्चात उन्होंने इसके ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं दिया, इसे छोड़ दिया। फिर इसके पश्चात सन 1953 में फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन, दो वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक व जेम्स वाटसन ने डीएनए के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया और उसके बारे में बताया। उसके साथ साथ उसके डबल हेलिकल मॉडल के बारे में भी बताया और उन्होंने बताया कि बस उसमें जो डीएनए होता है उसमें शर्करा पाया जाता है, फॉस्फेटी समूह पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। इन सब के बारे में जो बताए वो थे फ्रांसिस क्रिक व जेम्स वाटसन सन 1953 ईस्वी में। फिर इसके पश्चात फिर जो थे जेम्स कार्ल ये जो थे, इन्होंने केवल उसके अवलोकन के बारे में बताया, उसके पूरे बारे में वर्णन नहीं कि केवल इन्होंने बताया कि हाँ डीएनए नाम का कोई चीज़ होता है जो उपस्थित है, इन्होंने उसके बारे में बताया। तो गाइस, अब जो यह हम लोगों का डीएनए या आरएनए पाया जाता है यह कुछ जीवों में आनुवंशिकता का कार्य करता है। अब यह जेनेटिकल इंजीनियरिंग का भाग होता है, मतलब जैसे यह जेनेटिकल सूचनाओं को एक जनक से संतति में लेकर के जाता है, जनक से संतति में लेकर जाता है, तो उसे हम लोग आनुवंशिक सूचना या जीन के द्वारा वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो उसे ले जाने वाले को, आनुवंशिक सूचना ले जाने वाले को जीन कहते हैं। तो गाइज, हम लोग जान गए कि जो डीएनए होता है वह न्यूक्लिक एसिड होता है। तो गाइज, अब जो यह न्यूक्लिक एसिड होता है तो दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। जो डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए होता है इसका फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। गाइज, इसमें डीऑक्सी होता है, इसमें केवल राइबोस होता है। तो गाइज, आप लोग जान गए डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब गाइज, ये डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है यह कारक का कार्य करता है, जीन जो होता है कारक का कार्य करता है, क्योंकि गाइज यह जो जनक होते हैं उनके लक्षण को संतति में लेकर जाता है, यह जनक के लक्षण को संतति में लेकर जाता है। जैसे गाइज, कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है तो किसे पता होता है कि जो बच्चा पल रहा है उसमें केवल दो ही आंखें होने चाहिए, किसे पता होता है कि केवल उसमें दो ही कान होने चाहिए और जो दो कान होने चाहिए वो यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए, और किसे पता होता है कि जो मुख होता है उसमें केवल 32 दांत ही होने चाहिए, और किसे पता होता है कि जो आंखें होती हैं वो केवल दो और यहाँ पर स्थित होना चाहिए, न कि यहाँ पर न कि यहाँ पर। गाइज, इन सबको जो पता होता है वह केवल जीन को पता होता है, और जीन जो होता है वह माता पिता के जैसे समान आकृति संतति को देता है, बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा परिवर्तन होता है। और गाइज, अगर जीन में अत्यधिक परिवर्तन या वह इन्फेक्टेड हो जाता है तो कभी कभी आप लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति को हाथों में 6 उंगलियां निकल आती हैं। तो गाइज, इस प्रकार के कंडीशन जो होता है वह डीएनए में बदलाव के कारण होता है, डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण होता है। और गाइज, जो डीएनए होता है या हमारे शरीर में संतति के जो जनक होते हैं उनके द्वारा संतति में सूचनाओं का प्रवाह करता है। तो हमारे शरीर की आकृति की महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है वह
डीएनए निभाता है। हमारे शरीर की आकृति, बनावट, रूप, रंग, आकार, संरचना इत्यादि को हमारा डीएनए बनाता है। तो गाइज अब आइए हम लोग डीएनए के बारे में जानते हैं। तो गाइज जो डीएनए होता है, पहले तो गाइज जो डीएनए होता है वह डबल हेलिकल मॉडल होता है। किसी भी कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम 23 पेयर में होता है। जो क्रोमोसोम होता है यह 23 पेयर में होता है, अर्थात इसकी संख्या, क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अब गाइस जो क्रोमोसोम होते हैं इसमें ऐसे 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 कुंडली नुमा जो संरचना होती है इसे डीएनए कहते हैं। यह जो कुंडली नुमा संरचना ऐसे ऐसे इसी गुणसूत्र में भरी होती है। गाइस ये ऐसे क्यों बना है, ऐसे यक्ष के आकार का? क्योंकि गाइस जो डबल हेलिकल मॉडल होता है, मतलब यह ऐसे बना है, डबल हेलिकल मॉडल है। और जो हम लोगों का आरएनए होता है वह केवल एक हेलिकल मॉडल, एक कुंडली संरचना होता है, और यह गाइस द्विकुंडली संरचना होता है। तो गाइस अब जो गुणसूत्र है उसमें जीन कुछ इस प्रकार से, डीएनए कुछ इस प्रकार से उपस्थित है। अब डीएनए को जब लंबा किया गया, उसे खींचकर लंबा किया गया, तो डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से देखिए गाइस। अगर ऐसे है तो इसे हम लोग गुणसूत्र बोलेंगे। जब इसे खींचेंगे, थोड़ा सा फैलाएंगे, जब ऐसे कुंडली नुमा, ऐसे मतलब इकट्ठा हुआ वो कुंडली नुमा दिखेगा, तो इसे हम लोग डीएनए कहते हैं। इसके पश्चात यहाँ तक तो पता चल गया, इसे डीएनए कहते हैं। फिर इसके पश्चात आए जोहानसन नामक वैज्ञानिक। जोहानसन नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने जो डीएनए था उसे खींचकर और लंबा कर दिया, तो इसे कहते हैं जीन। तो इसे कहते हैं जीन। जो डीएनए था उसे खींचकर लंबा कर दिया, मतलब गाइस उसे खींचकर लंबा कर दिया किसने किया? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। जोहानसन नामक वैज्ञानिक जब इसे खींचकर लंबा कर दिया गाइस, तो इसे हम लोग जीन कहें। फर्स्ट टाइम इसे गुणसूत्र कहें। गुणसूत्र को जब खींचकर लंबा किया गया तो उसे डीएनए कहें। जब डीएनए को खींचकर लंबा किया गया तो इसे जीन कहें। अब गाइस जिसे नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये जो बाणनुमा है इसे नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। और इसके पश्चात यह जो कुंडली नुमा संरचना या डीएनए है, जो डीएनए होता है या द्विकुंडली संरचना होता है। गाइस ये इस प्रकार से डीएनए की संरचना होती है। अब गाइस हम लोग ये जानेंगे जो डीएनए होता है, जो डीएनए का ये बाहरी जो यह है रस्सी नुमा आकार, जो डीएनए का गाइस यही मॉडल है। जो डीएनए का ये जीन है, जीन का यही मॉडल है, डबल हेलिकल मॉडल। गाइस यहाँ पर इसे यहाँ पर बना दिया गया है समझने के लिए। तो गाइस जो यहाँ पर यह रस्सी नुमा संरचना है, जो जीन के बाहर रस्सी नुमा संरचना होता है, इसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और गाइस ये जो रस्सी नुमा संरचना है, ये जहाँ जहाँ पर मिली है, यहाँ पर मिली है, यहाँ पर मिली है, यहाँ पर मिली है, तो इसे हम लोग क्रोमेटिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। गाइस जो ये एकल रस्सी नुमा संरचना है इसे न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और ये जहाँ पर जुड़ेगा उसे हम लोग क्रोमेटिन बोलेंगे। अब गाइस आइए हम लोग जीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गाइस जो जीन की चौड़ाई होती है, चौड़ाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह होती है 20 एंगस्ट्रॉम। यह होता है 20 एंगस्ट्रॉम। और गाइस जो इसका हाफ चौड़ाई, आधा चौड़ाई होता है, वो होता है 10 एंगस्ट्रॉम। और गाइस जो इसकी लंबाई होती है एक क्रोमेटिन से दूसरे क्रोमेटिन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, वो होती है 24 एंगस्ट्रॉम। वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। और गाइस इसमें जो एक नाइट्रोजनी बेस से दूसरे नाइट्रोजनी बेस की जो दूरी होती है, जैसे एक नाइट्रोजनी बेस यहाँ है, एक नाइट्रोजनी बेस यहाँ है, तो जो इसके बीच की दूरी है वह होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। वह होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। गाइस जो इसके बीच की दूरी होती है 3.4, जो इसकी पूरी चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम, इसके पश्चात जो हाफ चौड़ाई होती है 10 एंगस्ट्रॉम, और जो एक क्रोमेटिन से दूसरे क्रोमेटिन के बीच की लंबाई होती है वह होती है 34 एंगस्ट्रॉम। गाइस हम लोग इसके बारे में जान गए। अब आइए
हम लोग इसके आगे के बारे में जानते हैं। अब यह है हम लोगों का डीएनए के बारे में। जो डीएनए होता है, जो उसका न्यूक्लियोटाइड होता है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो गाइस जो डीएनए होता है वह दो प्रकार के समूहों से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है फॉस्फेटी समूह। जो गाइस फॉस्फेटी समूह होता है यह फॉस्फेट का बना होता है। जो फॉस्फेटी समूह होता है यह फॉस्फेट का बना होता है। इसका जो साइन होता है वो होता है पी, फॉस्फेटी समूह। इसके पश्चात गाइस जो न्यूक्लियोसाइड होता है, जो न्यूक्लियोसाइड होता है यह दो प्रकार की संरचनाओं से बना होता है। एक होता है शर्करा, एक होता है नाइट्रोजनी क्षार। एक होता है शर्करा, एक होता है नाइट्रोजनी क्षार। तो गाइस अब डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो गाइस जो यहाँ पे शर्करा होगी वो होगी डीऑक्सी शर्करा। और जो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें केवल राइबोज शर्करा होगा और इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगा। तो गाइस अब यह जो शर्करा है और जो यह नाइट्रोजनी क्षार है, अब यह सब डीएनए के घटक हैं। अगर गाइस पूछा जाए डीएनए के महत्वपूर्ण घटकों के नाम बताइए तो हो जाएगा फॉस्फेटी समूह, न्यूक्लियोसाइड, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार। अब गाइस जो इसके इतने भाग होते हैं, महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अगर गाइस आप लोग न्यूक्लियोसाइड को नहीं बताते हो, नहीं याद होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट है, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, फॉस्फेटी समूह। गाइस ये होता है। इसके बाद अब यह जो हम लोगों का नाइट्रोजनी क्षार होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। जो गाइस प्यूरिन होता है यह डबल बंध द्वारा घिरा होता है। जो प्यूरिन के अंदर पाए जाते हैं वह डबल बंध द्वारा घिरा जाता है। और गाइस एक क्वेश्चन और पूछता है अधिकांश इसमें कि डीएनए में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो अधिकांश लड़के यही नाइट्रोजनी क्षार मतलब सोच लेते हैं यह नहीं, इसी को मार देते हैं। गाइस यह नाइट्रोजनी क्षार है, अम्ल क्षार वाला क्षार है, यह तत्व नहीं है। जो तत्व है वह है फॉस्फेटी समूह। फॉस्फेट जो है वह तत्व है। तो गाइस डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? फॉस्फेट तत्व पाया जाता है। डीएनए में फॉस्फेट तत्व पाया जाता है, ना कि नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाया जाता है। अब गाइस जो नाइट्रोजनी क्षार होता है यह दो प्रकार का, प्यूरिन, पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होता है यह डबल बंध द्वारा घिरा होता है। इसमें दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार आते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। गाइस एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। और जो पिरिमिडिन होता है इसमें दो प्रकार की नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं और वो आपस में ट्रिपल, और वो जो पिरिमिडिन होता है इसमें ट्रिपल बंध पाया जाता है। तो गाइस यह जो पिरिमिडिन होता है इसमें होते हैं थाइमिन व साइटोसिन। प्यूरिन में एजी, जैसे महिलाएं अधिकांश अपने पति को कहते हैं एजी, इसका मतलब होता है अबे गधे। अगर कहते हैं सुनो जी तो सुन बे गधे, ये उनका तरीका होता है। तो गाइस यहाँ पर उसी से याद कर लीजिए, अधिकांश महिला अपने पति को कहते हैं एजी। एजी से मतलब क्या हो गया? एडेनिन, ग्वानिन। और टीसी, टीसी से क्या होगा? थाइमिन, साइटोसिन। तो गाइज अब ये जो एडेनिन व थाइमिन होते हैं ये अपने में नाइट्रोजनी बंध के द्वारा घिरे रहते हैं। इनके बीच डबल नाइट्रोजनी बंध पाया जाता है। और जो साइटोसिन व ग्वानिन होते हैं इनके बीच ट्रिपल नाइट्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आइए हम लोग इसके डबल हेलिकल मॉडल, ये वाला संरचना तो डबल हेलिकल मॉडल है, लेकिन इसमें तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि गाइज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एडेनिन, थाइमिन, इसके पश्चात साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन। तो गाइस जो यहाँ पे है एडेनिन व थाइमिन से जुड़ा है और जो साइटोसिन है वह ग्वानिन से जुड़ा है। तो गाइस इस प्रकार से यहाँ पर यह गलत लिखा गया है। गाइस जो होता है एडेनिन, जैसे मान लीजिए यह एडेनिन है, यह थाइमिन से जुड़ेगा। जो साइटोसिन है वह ग्वानिन से जुड़ेगा। फिर इसके पश्चात एडेनिन, थाइमिन से, फिर साइटोसिन, फिर ग्वानिन से। तो गाइज अब आप लोग यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर यह संरचना है इसमें तो आप लोगों को कहीं पर भी
डबल बंद व ट्रिपल बंद नहीं दिखाई दे रहा, बस यह दिखाई दे रहा है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो गाइज अब आइए, यह भी इसका डबल हेलिकल मॉडल है। गाइज यह जो संरचना है यह डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, यह डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। एक मॉडल और है, आइए हम लोग उसे बनाकर उसमें हम लोग डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड को समझते हैं। तो ये है हम लोगों का जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो एडेनिन है और थाइमिन है इसके बीच गाइस यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, और जो अगला वाला जो डबल हेलिकल मॉडल था उसमें जो इस प्रकार से संरचना था उसमें हम लोगों को पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। गाइस जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर था इसमें हम लोगों को पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि गाइस ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था और इसमें ये सब नाइट्रोजनी बेस इस प्रकार से लगे हुए थे। तो गाइस अब इससे ये भी डबल हेलिकल मॉडल है, ये भी डबल हेलिकल मॉडल है। तो गाइज अगर हम लोगों को डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड को देखना है तो इसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर सही है। ये वाला स्ट्रक्चर किसने दिए थे डबल हेलिकल मॉडल को? फ्रांसिस क्रिक व जेम्स वाटसन ने दिए थे। तो गाइज अब यहाँ पर आप लोग देखिए, तो अभी हमने पहले जाना कि यहाँ पर फास्फेटी समूह उपस्थित होता है, पेंटोज शर्करा उपस्थित है। गाइस ये पेंटोज शर्करा की स्थित संरचना, ये पेंटोज शर्करा, यहाँ पर हो गया फास्फेटी समूह, यहाँ पर हो गया कार्बन और इससे जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन परमाणु। तो गाइस अब आप लोग यहाँ पर देखिए जो एडेनिन है और थाइमिन है इसके बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित है। और गाइस जो थाइमिन है और जो एडेनिन है ये दोनों तो एक ही हैं, ATTA, एडेनिन जुड़ा रहेगा थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन से। और जो ग्वानिन होता है यह जुड़ा होता है साइटोसिन से, और जो साइटोसिन होता है यह जुड़ा होता है ग्वानिन से। इनके बीच जो बॉन्ड होता है वह ट्रिपल बॉन्ड होता है, वह ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो गाइज आप लोग जान गए डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के बारे में। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। डीएनए में हम लोग जाने 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो गाइज हम लोग डीएनए के बारे में जान गए, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के बारे में जान गए। एडेनिन व थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड, साइटोसिन व ग्वानिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो गाइज अब आइए हम लोग आरएनए के बारे में जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो गाइस जो हम लोगों के आरएनए की संरचना होती है वह एक रज्जु की होती है, अर्थात ऐसे ऐसे होती है। जो आरएनए की संरचना होती है 1 हेलिकल मॉडल होती है, एक कुंडली संरचना होती है। अब गाइस जो हमारा डीएनए होता है, जो डीएनए में यहाँ पर और यहाँ पर थाइमिन उपस्थित होता है, अगर हम लोग इसी को हटा करके यहाँ पर यूरेसिल, यहाँ पर अगर हम लोग यूरेसिल को जोड़ दें तो हम लोगों की जो संरचना होगी वह आरएनए की होगी। गाइस सबसे बड़ा अंतर जो होता है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डीएनए में जो होता है वह थाइमिन होता है और आरएनए में जो होता है थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। तो गाइस इसी प्रकार से हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, जो एडेनिन उसमें यूरेसिल से जुड़ा रहेगा और गाइस इसमें ये जो बॉन्ड रहेगा वही रहेगा, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। तो गाइस और यहाँ पर डबल बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो गाइस अब जो आरएनए होता है इसमें, क्योंकि गाइस जो डीएनए था उसमें जो शुगर पाया जाता था, जो शर्करा पाया जाता था वह है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा था। तो गाइस जो आरएनए है इसमें डीऑक्सी नहीं है, केवल राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ पर जो शर्करा पाया जाएगा वह राइबोज शर्करा पाया जाएगा। कैसा होगा? राइबोज शर्करा। और गाइस जो इसका क्षार होता है, क्षार में जो थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो यह हो गया आरएनए का स्ट्रक्चर। और गाइस इसकी संरचना कैसे होती है? तो 1 हेलिकल, अर्थात एक कुंडलित होती है। जो आरएनए की संरचना होती है एक कुंडलित होती है। और गाइस इसका कार्य क्या होता है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अर्थात गाइस यहाँ पे संश्लेषण का क्या मतलब हुआ? प्रोटीन तो आप लोग जानते हैं, जो प्रोटीन होता है वह 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। 20 अमीनो अम्ल से क्या बनकर
बनता है, क्या मिलकर बनता है, प्रोटीन मिलकर बनता है। प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। तो गाइज अब प्रोटीन तो आप लोग जानते हैं, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। तो गाइज आरएनए जो होता है हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से। और गाइस जो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल जो होते हैं इनको कितने नाइट्रोजनी बेस लेकर जाते हैं, वो होता है एमआरएनए जो होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, यह इसकी संख्या 60 होती है। 60 ट्रांसफर आरएनए 20 एमिनो अम्ल को मैसेंजर आरएनए तक ले जाता है। तब जो मैसेंजर आरएनए होता है वह प्रोटीन का निर्माण करता है। अभी मैं इसे आगे बताऊंगा। तो गाइस आप लोग यहां तक जान गए आरएनए का मेन कार्य क्या होता है, या प्रोटीन का निर्माण करता है। अब गाइस जैसे अब एक प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, हम लोग भोजन किए, हमारे भोजन का पाचन हुआ, कुछ एमिनो अम्ल कार्य में सक्रिय हो गए और 10 एमिनो अम्ल हमारे शरीर में वैसे फालतू पड़े थे। 10 एमिनो अम्ल शरीर में वैसे फालतू में पड़े थे। अब हम लोगों को कितने की आवश्यकता है, 10 के। क्यों आवश्यकता है, क्योंकि जो एमिनो अम्ल बनेगा उसमें जो प्रोटीन बनेगा 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होगी। तो गाइस अब यहाँ पर 10 एमिनो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, हम लोग जो बाहर से खाना खाएंगे, खाना जाएगा अंदर पचेगा तो वहां से 10 एमिनो अम्ल मिल गया। तो गाइस 10 पहले से बॉडी में था, 10 यहाँ से मिला, टोटली हो गए 20 एमिनो अम्ल। अब जो 20 एमिनो अम्ल हुए ये मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण कर दिए। 20 एमिनो अम्ल एक प्रोटीन का निर्माण कर दिए। अब यह प्रोटीन आएगा हमारे एमआरएनए के पास, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये जो होते हैं आरएनए के भाग होते हैं। गाइस जो ये एमआरएनए होता है इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, टीआरएनए ट्रांसफर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके पश्चात जो आरआरएनए होता है राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड। गाइस इसका फुल फॉर्म होता है। तो गाइस अब जो एमआरएनए होता है इसकी जो मात्रा होती है संपूर्ण आरएनए का 2 से लेकर 5% तक होता है। इसका कार्य क्या होता है, यह देखभाल करता है कि इसके हम लोग भोजन किए, यही गाय जो होता है एमिनो अम्ल की पूर्ति करता है। हम लोग भोजन किए, गाय ये बहुत ही चौकन्ना रहता है। एमिनो अम्ल आया ये इसे देखता रहेगा, पूरी तरह से उस पर देखभाल करेगा। एमिनो अम्ल आएगा उसे रोक लेगा। अब ऐसा तो है नहीं गाइस यह रोका और उसे लेकर चला गया मैसेंजर आरएनए के पास, ऐसा नहीं है। यह इसे रोके रहेगा वहीं पर। अगर गाइस ये यहाँ से उठाया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया प्रोटीन और यहाँ पर है मैसेंजर आरएनए, अगर यह इसे यहाँ पर लेकर आएगा तो जो और एमिनो अम्ल रहेंगे वो तो यहाँ से चले जाएंगे। तो गाइस यह उसे देखता रहता है, घूरता रहता है कि यह निकलने ना पाए, उसे एकत्रित कर लेता है। फिर इसके पश्चात यह तुरंत सूचना पहुंचाता है टीआरएनए को। जो ट्रांसफर आरएनए होता है यह तुरंत इसे पता चलता है हाँ वहाँ पर एमिनो अम्ल एकत्रित हो गया है, उसे चलिए लेकर आया जाए। तो गाइस जो इसके भाग होते हैं जो टीआरएनए होता है यह तुरंत पहुँचता है किसके पास, एमआरएनए के पास, मैसेंजर आरएनए नहीं एमआरएनए के पास है। एमआरएनए के पास पहुंचा और यहाँ से जो एमिनो अम्ल एकत्रित हुआ है इसे लेकर चला गया आरआरएनए के पास, राइबोसोमल आरएनए के पास। तो गाइस जो टीआरएनए होता है इसका मेन कार्य क्या होता है, यह है एमिनो अम्लों को राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचाता है और 20 एमिनो अम्ल को 60 ट्रांसफर आरएनए पहुंचाते हैं। इसके पश्चात गाइस या तो एमिनो अम्ल को पकड़ेगा, पकड़ने के पश्चात ये सूचना देगा, यह सूचना पाने के पश्चात इसे लाकर दे देगा एमिनो अम्ल को, किसे, राइबोसोमल आरएनए को। अब राइबोसोमल आरएनए के पास आया, राइबोसोमल आरएनए के पास आया, अब यह क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा। प्रोटीन का निर्माण करेगा तो इससे हम लोगों को ऊर्जा मिलेगा। तो गाइज यह होगा, इस प्रकार से आरएनए की संरचना होती है। तो गाइज अब हम लोग आगे जानेंगे कि कैसे डीएनए से डीएनए की संरचना का निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब आइए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। गाइस अब यह जो है हम लोगों का डीएनए से डीएनए जो बनता है, एक संरचना होता है डीएनए से डीएनए का निर्माण। तो जो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है यह प्रतिकृतियन रिप्लिकेशन के द्वारा होता है। इसके पश्चात फिर डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। गाइस ये दोनों दिशा में आ जा सकता है,
इस पर आप मार्क को देखिए, जाने का भी मार्क है, आने का भी मार्क है। मतलब गाइस जो डीएनए से आरएनए का भी निर्माण हो सकता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का निर्माण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का निर्माण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो गाइज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए से डीएनए का निर्माण हो गया और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण हो गया। अब जो यहाँ पर आरएनए बना, अब ट्रांसलेशन के द्वारा, स्थानांतरण के द्वारा यह जो है प्रोटीन का निर्माण कर देगा। क्योंकि गाइज आप लोग जानते हैं जो आरएनए होता है वह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है। आरएनए के 3 पार्ट होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। जो एमआरएनए होता है उसकी मात्रा 2 से 5%, जो टीआरएनए होता है उसकी मात्रा 15 से 18%, और जो mRNA होता है यह संपूर्ण आरएनए का 75 से 80% तक का भाग होता है। तो गाइस तो ये सभी जो होते हैं मिल करके एमिनो एसिड को एकत्रित करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जो आरएनए होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अब यह जो प्रोटीन है यह जाकर हमें एनर्जी का कार्य करेगा। प्रोटीन गया और हमारे शरीर में एनर्जी को प्रदान कर दिया। तो इस पूरी प्रक्रिया को डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एनर्जी, इन सभी प्रक्रिया, गाइस ये एनर्जी नहीं रहेगा, प्रोटीन तक की प्रक्रिया को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अब गाइस जो डीएनए से डीएनए होता है इसमें हेलिकेज, गाइलेज, इसके पश्चात हेलिकेज होता है, गाइलेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है। इन सभी के द्वारा ये सभी जो एंजाइम होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग पॉइंट, ये सभी जो एंजाइम हुआ, एक हार्मोन होता है, 3 हार्मोन एक एंजाइम जो होता है, इसके द्वारा डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। फिर इसके पश्चात डीएनए से आरएनए का, आरएनए से ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो गाइज आज का वीडियो बस यहीं तक। आपको आशा नहीं बल्कि विश्वास है पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।